नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोग के सामने। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसी योजना के बारे में जिसमें सर्वप्रथम ये माना गया अंग्रेज़ों के द्वारा कि हाँ, अब भारतीयों को भी स्वतंत्र कर देना चाहिए। जब लॉर्ड लिथिक को जब वायसराय होते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना उनके असहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल देते हैं, उसके बाद जो भारत में एक लॉर्ड वेवल के द्वारा प्लान लाया जाता है। तो जैसे मैंने अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। बताया है कि इतिहास में होने वाली कोई भी घटना यूं ही नहीं होती है, हर एक घटना के पीछे कुछ न कुछ ताना बाना होता है। तो हम थोड़ा इसके पृष्ठभूमि पे चलते हैं और हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो लॉर्ड वेवल योजना लाई गई उस योजना के पीछे क्या उद्देश्य थे। तो चलते हैं इसके पृष्ठभूमि पे। सबसे पहले कि मैंने आपको पहले जिक्र किया कि इसके पूर्व में अक्टूबर 1943 उसके पूर्व में यहाँ पे जो वायसराय थे भारत के, वो लॉर्ड लिथिक थे और उनके ही शासनकाल में भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया जाता है। उनके जाने के बाद यानी कि अक्टूबर 1943 को एक नए वायसराय आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड वेवल। और लॉर्ड वेवल जब भारत में आते हैं तो उसके बाद जो यहाँ की वो परिस्थितियाँ देखते हैं, तब वो एक योजना तैयार करते हैं जिससे हम लॉर्ड वेवल या वेवल प्लान की पृष्ठभूमि ये थी कि सबसे पहले वो आए थे अक्टूबर 1943 में। दूसरी बात ये थी कि उसी समय में जो कि युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, और जैसे मैंने बताया था कि जिस तरह से जापान एशिया में अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था और वो ऐसा लग रहा था कि वो दिन दूर नहीं कि अब वो भारत पर भी आक्रमण करेगा। भारत पर आक्रमण इसलिए नहीं करेगा कि उससे भारतीयों से कोई समस्या थी, आक्रमण वो इसलिए करता क्योंकि वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थी वो भारत पर धीरे धीरे वो अपनी पकड़ बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहा था। तो उससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी चिंतित थी। तो इस कारण से एक ये हुआ कि एक तो भारतीय भी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत विरोध कर रहे थे और ऊपर से जापानी जो सैनिक है वो आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और कोई चारा नहीं था या और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो उन्होंने फिर से वही काम किया जो लॉर्ड लिथिक के समय अगस्त प्रस्ताव के रूप में किया गया था या क्रिप्स मिशन के रूप में किया गया था। तो वो एक प्लान ये भी लेकर के आते हैं जिसे लॉर्ड वेवल। परंतु एक चीज़ और थी कि 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और उस चुनाव में जो चर्चिल थे, चर्चिल के जो अपोजिट पार्टी थी जिसके प्रमुख क्लेमेंट एटली थे, उनके द्वारा ये घोषणा कर दी जा चुकी थी कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं भारत को स्वतंत्र कर दूंगा। तो इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दबाव जो था वो किस पे था, चर्चिल पे था। और चर्चिल उसमें वर्तमान में वो क्या थे, प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। तो उनके द्वारा भी यह प्रयास किया गया कि क्यों ना हम लोग एक प्रस्ताव भेजें या कुछ योजना बनाई के बीच में चर्चिल के द्वारा भी ये घोषणा की जाती है कि जल्द ही एक प्लान लाया जाए या कोई योजना सुझाई जाए जिससे कि भारतीयों का सपोर्ट चर्चिल को प्राप्त हो सके। तो इसी क्रम में जो लॉर्ड वेवल थे वो 21 मार्च 1945 को वो भारत से इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड जाने के बाद वो अपनी कुछ योजना जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं चर्चिल, उनके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद जो योजनाएं तैयार होती हैं और वो योजना लेकर के भारत में 14 जून 1945 को प्रस्तुत होते हैं। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड वेवल के द्वारा कौन सी योजना लाई गई थी। तो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या उनके द्वारा प्रावधान है। तो पहला जो प्रावधान था कि गवर्नर जनरल जो कार्यकारिणी होती है उस कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा। पुनर्गठन करने के बाद उसमें जो है वो भारतीय जो लोग हैं, भारतीय दलों के जो लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इसके पहले जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी होती थी उसमें प्रायः ब्रिटिश जो मूल के लोग होते थे वही इसमें पार्टिसिपेशन देते थे, यानी कि भारत की सत्ता चलाने में या प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों का कहीं कोई योगदान नहीं होता था। परंतु इस योजना में या जो प्लान लाया गया था उसमें उन्होंने पहला सुझाव दिया कि हम इसमें भारत के जो सभी प्रमुख दल हैं उनको हम शामिल करेंगे इसमें। तो एक काफ़ी अच्छा सुझाव था। दूसरा था कि वायसराय और सेनापति, ये जो दो पद थे वायसराय और सेनापति के पद को छोड़ करके बाकी सभी सदस्य जो हैं वो भारतीय दलों से होंगे, यानी कि जो वायसराय होगा बताया आप लोग को और सेनापति
ठीक है, वो 2 पद जो हैं वो ब्रिटिशर्स के पास होंगे और बाकी शेष जितने भी प्रशासनिक पद होंगे उसमें भारतीय जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा उनका जो क्या सुझाव था। तीसरा सुझाव ये था कि सवर्ण हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किस चीज़ में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? ये जो कार्यकारिणी हम बना रहे थे उस कार्यकारिणी में सवर्ण हिंदू और मुसलमान जो हैं यानी कि मुस्लिम लीग और जो भी लोग हैं उन लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा लुभावना प्रस्ताव था। इसके अतिरिक्त जो वैवेल थे उनके द्वारा ये कहा गया कि जो सीमांत क्षेत्र हैं और कबीलाई क्षेत्र इन लोगों को छोड़ करके बाकी जो विदेशी मामले हैं यानी कि रक्षा से संबंधित मामले हैं उसका भी नियंत्रण किस पे होगा? भारतीय लोग होगा। यानी कि भारतीय जो है अब रक्षा की जिम्मेवारी वो खुद कर सकते हैं। हम लोगों ने इसके पहले क्रिस मिशन में पढ़ा था कि वहाँ पर 2-3 चीज़ें थी, प्रतिरक्षा था, विदेश था, ये सारी चीज़ों पर वो ब्रिटिशर्स का ही अपने ऊपर कंट्रोल रखे थे, परंतु यहाँ पे वो विदेशी मामलों के लिए वो भारतीयों को निर्णय लेने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद 5वां जो था प्रस्ताव इसमें था कि कार्यकारी परिषद एक अस्थायी सरकार के रूप में कार्य करेगी। यानी कि ये जो पुनर्गठन होगा वो किस तरह से उसका जो वर्क प्रोफाइल क्या होगा? उसका वर्क प्रोफाइल होगा कि जैसे सरकार काम करता है वैसे ही काम करेगा। तो एक यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से क्या कर रहे थे? वो प्रशासनिक जो पावर है, जो प्रशासनिक जो क्षमताएं हैं वो भारतीयों को दे रहे थे। और उसमें एक चीज़ और कहा गया कि जो वीटो जो है, वीटो का प्रयोग अकारण नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कि जो वीटो का पावर था वो किसके पास था? वायसराय के पास था। और वायसराय भी बिना किसी कारण के वो अपना वीटो नहीं लगाएंगे। मैं बता दूं कि यहाँ पे वीटो का अर्थ ये होता है कि वो एक विशेषाधिकार होता है एक प्रकार का, और उस विशेषाधिकार में वो अपने अधिकार का प्रयोग करके किसी भी फैसले पर वो रोक लगा सकता है। तो यहाँ पर जो वायसराय थे जो उनको अधिकार दिया गया था उस अधिकार पर वो कहे कि अकारण हम किसी भी जो प्रस्ताव लाए जाएंगे भारत में या जो प्रशासनिक कार्यों से संबंधित उस पर हम अकारण बिना किसी कारण के हम कोई अड़चन नहीं डालेंगे या अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक अच्छी चीज़ थी। इसके अलावा अगला प्रावधान था कि ब्रिटेन के व्यापारिक हितों के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि भारत और ब्रिटेन का जो व्यापार होगा उसके लिए एक विशेष रूप से उच्चायुक्त को ऑथराइज किया जाएगा ताकि जो भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं वो कंटिन्यू बने रहें और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो। कि युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय जो है संविधान का निर्माण कर सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान के निर्माण के। लेकिन यहाँ पे क्लाउज लगा दिया गया कि युद्ध समाप्ति के बाद। तो हमको पता है कि अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की हालत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप लोग अभी ये चीज़ कीजिए, वे प्लान जो मेरा है इस प्लान में सारे लोग को हम करेंगे, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब आप लोग चाहे तो अपना संविधान बना सकते हैं और संविधान निर्माण में जो हम लोग से हेल्प बनेगा हम लोग उसको करेंगे। नेक्स्ट था कि राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था, आप मेरी कक्षा देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का, उस आंदोलन मैंने उसमें ये कहा था कि जो आंदोलन चल रहा था उसमें करीब 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे और 60 से 70,000 या 90,000 जिनकी संख्या थी वो लोग को राजनीतिक बंदी के रूप में बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो हो रहा था उसमें जो दमन चक्र था ब्रिटिशर्स का वो काफ़ी क्रूर था और यहाँ तक कि वो लड़ाकू विमानों का भी प्रयोग करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया जाता है। तो उस कंडीशंस में उन्होंने ये प्रावधान रखा कि जितने भी बंदी हैं, राजनीतिक बंदी हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे? रिहा कर देंगे, छोड़ देंगे। और इन सब के साथ साथ एक चीज़ और कहा गया कि आम सहमति के लिए शिमला में एक सम्मेलन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम प्रावधान ले करके आए हैं कि कार्यकारिणी का गठन होगा, इसमें हिंदू और मुस्लिम को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इसमें जो है रक्षा मंत्रालय जो है वो भारतीयों के पास होगा, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो प्रावधान जो रखे गए हैं उसके लिए आपसी सहमति के लिए शिमला में हम एक सम्मेलन बुलाएंगे और उसमें हम आम सहमति बनाएंगे और जो उसमें सहमति बनेगी उसके हिसाब से हम लोग आय का काम करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर जो था कि आम सहमति के लिए सारे राजनीतिक दल होते हैं उन्हें शिमला में बुलाया जाता है। तो ये जो सम्मेलन होता है वो 25 जून 1945 ईस्वी को होता है। शिमला, मैं बता दूं आपको कि शिमला एक राजधानी है वर्तमान हिमाचल प्रदेश की। और ये जो सम्मेलन था, जो सम्मेलन हो रहा था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता आते हैं जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूला देसाई, अबुल कलाम आज़ाद
उसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, ये सब जो लोग थे वो शामिल होते हैं। तो जब ये सम्मेलन आयोजित होता है तो इस सम्मेलन में 14 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन करने की संशोधनी तैयार की जाती है। और इसमें जो सदस्य होते हैं, जैसा कि मैंने प्रावधान में बताया था कि दोनों में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी जो सदस्यों की संख्या समान होगी, तो यहाँ पे भी 5 सदस्य होते हैं कांग्रेस के और 5 लीग के, और 4 अन्य सदस्य जो होते हैं वो अन्य पार्टियों के होते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व अबुल कलाम आज़ाद को दिया गया था। तो ये जब सम्मेलन होता है और संस्कृति तैयार की जाती है, तब यहाँ पर एक मुस्लिम लीग के द्वारा एक नए प्रकार के गतिरोध उत्पन्न की जाती है। और वो गतिरोध क्या था? तो गतिरोध उनका ये था कि उनका मानना था कि ये जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात है, वो जो प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है वो सिर्फ मुस्लिम लीग को मिलना चाहिए। कांग्रेस चूँकि हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए वो अपने हिंदू सदस्यों के बारे में सोचें, और मुस्लिम लीग मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वो उसके बारे में कहेंगे। इस पर कांग्रेस पार्टी ने भारी विरोध किया और उनका ये कहना था कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और इसमें सभी धर्म समुदाय के लोग इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में काफ़ी गतिरोध होता है, और इस गतिरोध का परिणाम यह होता है कि यह जो पूरा प्लान लाया गया था बेबल के द्वारा वो फेल हो जाता। और इस प्रकार 14 जुलाई 1945 ईस्वी को बिना किसी निर्णय के यह प्लान जो है, इसके प्लान के निष्कर्ष को देखें तो आप ये आकलन कर सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यह इच्छा रखी जा रही थी कि हम अब भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे, और इसी के क्रम में उन्होंने इस योजना को लाया था, जो पहले कई जो योजना या मिशन थे उससे काफ़ी डिफरेंट थे। तो हम अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो ये जो कोशिश की गई थी वो कोशिश काफ़ी सराहनीय थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, परंतु यहाँ पे सांप्रदायिक गतिरोध के कारण यह अपने अंजाम तक नहीं पहुँच पाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं या कह सकते हैं कि लॉर्ड वेवेल जिस तरह से सी गोपालाचारी के द्वारा लाया गया प्लान विफल हो गया था, उसी प्रकार से अब लॉर्ड वेवेल के द्वारा लाया गया प्लान भी मुस्लिम लीग के द्वारा असफल हो गया। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब ये असफल हो रहा था या जब गतिरोध उत्पन्न हुई और बात नहीं बनी, तब यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद जो तत्कालीन उस समय कांग्रेस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे और जो प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे मुसलमानों का, उन्होंने ये कहा था कि यह जो शिमला का जो सम्मेलन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूरे भारत के इतिहास में यह एक जल विभाजक के रूप में कार्य करेगी। आने वाले समय में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो खाई उत्पन्न हुई वो कहीं न कहीं जिन्ना के हठधर्मिता के कारण हुई, और ये हठधर्मिता आगे चलकर पाकिस्तान के रूप में एक साकार रूप लेती है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से 1946 में एक बार फिर से जब सरकार बदलती है चर्चिल की और क्लेमेंट एटली आते हैं, तो वहाँ पर एक बार फिर से एक कैबिनेट मिशन लाया जाता है, और देखेंगे कैबिनेट मिशन में क्या प्लान होता है, क्या क्या सुझाव होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।